हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूवी लर्न और मैं हूं संदीप वर्मा। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 11 देख रहे हैं जिसका नाम है बल तथा दाब। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, बल और दाब। सबसे पहले हम बल देखेंगे कि बल क्या चीज़ है, क्या है, कैसे है, कहाँ लगता है, क्यों लगता है, कितने टाइप का होता है, और उसके बाद हम दाब की बात करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो आपने गति के बारे में पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। कोई भी चीज़ चल रही हो तो उसको रोका जा सकता है, रुकी हुई है तो चला सकते हैं उसको। वस्तु चल रही है तो उसकी दिशा को भी बदला जा सकता है, और इन सब के लिए आपको उस वस्तु के ऊपर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ एक्ट करना पड़ेगा, और उसको ही हम बल कह रहे हैं कि बल लगाया जाता है तभी कोई चीज़ चलती है, तभी कोई चीज़ रुकती है, या तभी कोई चीज़ चलती हुई अपनी दिशा को बदलती है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं, ये सामने आपके सामने चित्र है। इसमें अलग अलग गेम्स दिए हुए हैं, और इसमें जो गोल को बचाता हुआ एक गोलकीपर है, ये गोल को बचा रहा है। यहाँ पर ये हॉकी खेल रही है, यहाँ पर खिलाड़ी ये बॉल को रोक रहा है, फील्डिंग कर रहा है। तो इस सब में बल लग रहा है। तो यही यहाँ पर इस चैप्टर का पहला पॉइंट है, बल। अब ये बल जो है ये किस तरह का हो सकता है, क्या काम करता है ये, तो उसमें यहाँ पर दो पॉइंट्स आ रहे हैं, अपकर्षण और अभिकर्षण। तो बल जो है वो आप जब किसी वस्तु को उठाते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, ठोकर मारते हैं, हिट करते हैं, प्रहार करते हैं, धक्का खींचना, ये सभी काम में कुछ ना कुछ बल लगता है, जोर लगता है। तो वही बल, जोर, फोर्स, उसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम ये दो नए नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, अपकर्षण और अभिकर्षण। तो यहाँ पर ये टेबल दिया हुआ है, इसको आपने पूरा करना है। अलग अलग चीज़ें हैं, उसके ऊपर बल लगाना है तो किस तरह का बल होगा। जैसे यहाँ पर पहला दिया हुआ है, मेज पर रखी वस्तु को गतिशील बनाना है। तो मेज पर कोई पुस्तक रखी हुई है, उसको आपने चलाना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं उसमें, तो वो यहाँ पर आपने लिखना है, धक्का दे सकते हैं, खींचना, उठाना। तो ये जब भी आप करेंगे तो इससे आपके वो वस्तु जो भी आपकी बुक रखी है वो गतिशील हो जाएगी। इसी तरह से दरवाजे को खोलना है या बंद करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप धक्का दे सकते हो, खींच सकते हो, उठा तो नहीं सकते ना। तो क्या क्या कर सकते हो वो आपने यहाँ पर लिखना है, धक्का देना है, खींचना, उठाना, ठोकर मारना, फेंकना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डालनी है, और उसके हिसाब से उसमें देखना है आपने बल किस टाइप का है, अपकर्षण या अभिकर्षण। अगर अपकर्षण है तो अपकर्षण के नीचे हाँ लिखना है, और अगर अभिकर्षण है तो अभिकर्षण के नीचे हाँ लिखना है। अब ये अपकर्षण और अभिकर्षण है क्या, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभिकर्षण मतलब है खींचना, अपकर्षण मतलब है धक्का देना। मतलब अपनी तरफ आ रही है, आपके नज़दीक आ रही है कोई चीज़, जब आप जोर लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो उसे हम अभिकर्षण कहते हैं, खींचने पर लगता है। और जब धक्का देते हैं, आपसे दूर जा रही है कोई चीज़, जब आपने जोर लगाया, कोई बल लगाया, कोई फोर्स लगाई, और उससे चीज़ आपसे दूर जा रही है, तो उसको हम बल को अपकर्षण कहते हैं। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। अन्योन्य क्या है, ये मतलब है एक अकेली कोई चीज़ होगी तब बल नहीं लगता है। आप अकेले होंगे तो बल नहीं लगा पाएंगे, बल लगाने के लिए कोई दूसरी चीज़ चाहिए जिस पर आप बल लगाएंगे। तो कम से कम दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी तभी ये बल लगता है एक दूसरे पर। जैसे यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं, ये कार है, पीछे एक आदमी है, इसको धक्का दे रहा है। तो अगर ये टच नहीं करेगा, इसको धक्का नहीं देगा, तो बल नहीं लगेगा। तो दो चीज़ें कम से कम चाहिए, एक ये व्यक्ति है और दूसरा ये कार है। इसी तरह से ये दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें ये देख सकते हैं आप, इस तरह से गोल घूमते हैं, ये गेम होता है। तो इसमें कौन किसको खींच रहा है, तो दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। तो एक अकेला बल नहीं होता है, एक साथ दो होते हैं बल, तो दो एक दूसरे पर बल लगाते हैं। अब यहाँ पर ये है, कौन किसे धकेल रहा है, तो दोनों एक दूसरे को धकेल रहे हैं। तो यही है कि अन्योन्य क्रिया के कारण बल लगता है। तो इसी तरह से आप अलग अलग प्रकार देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ है नेक्स्ट पॉइंट, बलों की खोजबीन। तो बल किस तरफ से, यहाँ दिशाओं की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस उदाहरण में
यहाँ पर दो ये मित्र हैं, दोनों एक ही साइड से बल लगा रहे हैं, और इसमें बी जो है इसमें एक साइड से लगा रहा है, धकेल रहा है, और दूसरा दूसरी साइड से धकेल रहा है। तो आप जानते हैं जब एक साइड से बल लगाया जाएगा तो ये ज़्यादा तेज़ी से आगे जाएगा। जब दोनों तरफ से बल लग रहा है तो ये एक दूसरे के अपोजिट उल्टी दिशाओं में काम कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि जिसका जोर ज़्यादा होगा उस तरफ, अगर मान लो ये जो है राइट साइड में ये ज़्यादा ज़ोर से धकेल रहा है तो इस तरफ ये राइट से लेफ्ट की साइड चलने लगेगा। इसी तरह से अगर ये ज़्यादा जोर लगा रहा है तो ये इस दिशा में चलने लगेगा, जो ये बॉक्स है। तो इस तरह से जब होता है तो यहाँ पर दिशाओं का ज़्यादा रोल आ जाता है। तो जब बल की बात करते हैं, दो बल अगर एक ही दिशा में लगते हैं, दोनों बल एक ही दिशा में है तो वो दोनों जुड़ जाते हैं और उससे ज़्यादा बल महसूस होता है उस चीज़ पर। और जब दो बल उल्टी दिशा में लगाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ, तो वो एक दूसरे को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, और उसमें जिसका बल ज़्यादा होता है उस तरफ वो जाने लगता है। तो ये यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कुल बल जो है, नेट बल, वो एक दिशा में है तो जुड़ जाता है, और उल्टी दिशा में है तो अंतर के बराबर होता है, माइनस हो जाते हैं। ये यहाँ पर रसाकसी में होता है, बल एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं, उल्टी दिशाओं में लगते हैं। तो उल्टी दिशा में लगने की वजह से जो बीच में पॉइंट है वो किस तरफ जाएगा, जिस तरफ बल ज़्यादा लगेगा। अगर दोनों तरफ बल बराबर है, जितना यहाँ से बल लग रहा है उतना यहाँ से लग रहा है, तो ये कहीं नहीं हिलेगी रस्सी, क्योंकि दोनों को माइनस करके 0 हो जाएगा। तो इस वक्त वो नेट बल 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ गति की अवस्था की बात कर रहे हैं कि बल जो है वो क्या काम करता है, गति की अवस्था को बदल देता है। मतलब चलती हुई चीज़ को रोक सकता है, रुकी हुई चीज़ को चला सकता है, या दिशा भी बदल सकता है। तो उसके उदाहरण भी यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे आप कैच करते हैं बॉल को, तो क्या होता है, बॉल आपकी चल रही थी, वो आपके हाथ में आकर रुक जाती है। तो आपने क्या किया, बल लगाया, हाथ से चलती हुई बॉल को रोक दिया, तो ये गति की अवस्था में परिवर्तन हो गया। इसी तरह से ये टायर वाला खेल आपने खेला ही होगा, टायर चलाने का। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो लकड़ी की स्टिक होती है, ये इससे आप टायर को धकेलते हैं, तो उससे इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं आप। और इसी तरह से इसको उल्टी साइड आप स्टिक को लगाते हैं तो इसकी स्पीड को कम भी कर सकते हैं, तो गति को बदल भी सकते हैं आप इसकी, और साथ ही साथ इसकी दिशा भी बदल सकते हैं आप। तो यहाँ भी आप स्टिक से क्या कर रहे हैं, इस टायर पर फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो बल वस्तु की गति की अवस्था को बदल देता है। तो ये यहाँ पर है, ये दिशा बदलने का भी एक उदाहरण दिया हुआ है। इस तरह से आप स्केल रख के कर सकते हैं, एक साइड से बॉल आएगी, टकरा कर दूसरी साइड चली जाएगी, तो आपने स्केल से बल लगाया किस पर, बॉल पर, और उसकी दिशा बदल गई। तो क्रिकेट में भी यही होता है, बैट पर बॉल आती है और उसको बैट्समैन मारता है, यानी कि बल लगाता है, और उससे उसकी दिशा बदल जाती है। तो यही सारा यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद है, बल जो है किसी वस्तु की आकृति भी बदल सकता है, वस्तु की आकृति भी बदल सकती है। तो कैसे, जब आप किसी चीज़ को बल लगाते हैं तो उससे आकृति कैसे बदलती है, उसके लिए यहाँ ये टेबल दिया हुआ है, इसको आपने करना है। एक प्लेट में गुंथा हुआ आटा है, उसमें हाथ से नीचे की ओर दबाएं, यहाँ दिया है कि क्या चीज़ है और उसमें कैसे बल लगाना है, उसका चित्र दिया हुआ है, और उसमें क्या परिवर्तन होता है वो यहाँ पर देना है। तो नीचे की तरफ बल लगाते हैं तो क्या होता है, गति की अवस्था में परिवर्तन होता है कि नहीं होता, हाँ या नहीं, उस पर टिक लगाना है। आकृति में परिवर्तन होता है, हाँ या नहीं, उस पर टिक लगाना है। तो जब प्लेट में गुंदा हुआ आटा रखा है, नीचे की ओर दबाते हैं तो गति की अवस्था में भी थोड़ा सा परिवर्तन होता है, हाँ, और उसकी आकृति में भी परिवर्तन होता है। साइकिल की गद्दी पर लगी कमानी यानी कि स्प्रिंग जो लगी होती है, तो जब उस पर बैठते हैं तो वो स्प्रिंग नीचे की तरफ खिसकती है, तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। गति की अवस्था में भी थोड़ा सा परिवर्तन होता है, चल हिलती है वो। इसी तरह से ये यहाँ पर अलग अलग दिए हुए उदाहरण इसमें आप देख सकते हैं। तो बल लगाने से चीज़ की शेप भी बदलती है, आकृति बदलती है। स्प्रिंग को आप खींच सकते हैं, स्प्रिंग को आप पिचका सकते हैं। कोई बॉल है उसको आप, जैसे रबड़ की बॉल है, उसको आप दबाएं तो वो उसकी शेप बदल जाती है। बॉटल आप दबाएं उसकी शेप बदल जाती है। तो वो सब बल लगाने से हो रहा है, वो दबा जो रहे हैं वो बल है, बल की वजह से शेप बदल जाती है।
तो ये जितना भी अभी तक हमने सीखा उससे हम ये कह सकते हैं कि बल से क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। तो बल से किसी वस्तु की को विराम अवस्था से गति में ला सकते हैं, रुकी हुई है तो उसको चला सकते हैं। और क्या कर सकता है बल? चलती हुई चीज को की चाल में परिवर्तन कर सकता है। कोई चीज गतिशील है उसकी स्पीड बदल सकते हैं। नेक्स्ट है गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, दिशा बदल सकते हैं, करके देखा हमने। वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। इनमें से कुछ या सभी प्रभाव हो सकते हैं। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है और इनमें से सारे के सारे भी हो सकते हैं। दिशा भी बदल सकते हैं हम, स्पीड भी बदल सकते हैं, चलती हुई चीज को रोक सकते हैं, रुकी हुई चीज को चला सकते हैं, शेप भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बल की वजह से होती हैं। नेक्स्ट है संपर्क बल। अब बल जो है ये यहाँ पर हम किस किस टाइप के हो सकते हैं। अभी पहले हमने धक्का और खींचने वाला देखा था, अपकर्षण और अभिकर्षण। अब नेक्स्ट यहाँ पर है संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क मतलब है जब टच में हो, कांटेक्ट में हो एक दूसरे से, क्योंकि कम से कम दो चीज़ों के बीच लगता है बल। तो जब कम से कम दो चीज़ों के बीच लगेगा तो वो कांटेक्ट में है या नहीं है, संपर्क में है या नहीं है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो अभी हम संपर्क बल की बात कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट है पेशीय बल। जब हम किसी चीज़ पर बल लगाते हैं तो अपनी मांसपेशियों की वजह से ही लगाते हैं। वो बल कहाँ से आता है? मांसपेशियों से आता है। तो उसे हम पेशीय बल कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं, उठाते हैं, खींचते हैं, तो वो पेशीय बल होता है। जानवर जितने भी हैं, जीव जंतु, वो सब पेशीय बल की वजह से ही काम कर पाते हैं। तो वो पेशीय बल जो है वो संपर्क बल है, क्योंकि हमें अपनी मांसपेशियों से किसी चीज़ पर बल लगाना है तो उस चीज़ को टच करना पड़ता है, उस चीज़ के कांटेक्ट में रहना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर ये पशु दिए हुए हैं बैल, ये बैलगाड़ी को खींच रहे हैं, तो बैलगाड़ी इनके साथ ही कांटेक्ट में है, इनके साथ बांधी हुई है, तभी ये अपनी पेशीय बल से इसको खींच पा रहे हैं। तो इस तरह के बल को संपर्क बल कहते हैं, यानी कि ये पेशीय बल संपर्क बल है। उसके बाद नेक्स्ट है घर्षण। घर्षण भी एक संपर्क बल है। आपने देखा होगा, आप जैसे ज़मीन पर बॉल फेंके, वो धीरे धीरे आगे जाएगी और कुछ टाइम बाद धीमे होते होते वो रुक जाएगी। साइकिल चला रहे हैं आप, उसमें पैडल चलाना बंद कर दें तो धीरे धीरे वो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और लास्ट में रुक जाएगी। इसी तरह से और भी कोई गाड़ी है, उसका इंजन बंद कर दें तो वो रुक जाती है कुछ टाइम बाद। नाव भी आप उसमें जो चप्पू होता है उसको चलाना बंद कर दें तो वो कुछ टाइम बाद रुक जाएगी। तो ये क्यों रुक रहे हैं? तो उसकी वजह है ये घर्षण। तो घर्षण जो है वो दो वस्तुओं के बीच ही लग रहा है। यहाँ पर दो वस्तु क्या है, हमने तो कोई फोर्स नहीं लगाई, कोई बल नहीं लगाया, लेकिन घर्षण बल एक लगा है जिसकी वजह से चीज़ें रुक रही हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं? जब आप ज़मीन पर बॉल फेंक रहे हैं तो ज़मीन और बॉल, इन दोनों के बीच लग रहा है ये घर्षण बल, और ये गति को रोकने का काम करता है, गति को कम करने का काम करता है, उल्टी दिशा में लगता है। तो इसे हम घर्षण बल कहते हैं। तो ये वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। तो ये भी संपर्क बल है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है तभी ये लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो बल है वो है असंपर्क बल। संपर्क बल में हमने दो टाइप के बल देख लिए, एक पेशीय बल और एक घर्षण बल। अब हम देख रहे हैं असंपर्क बल। जब चीजें एक दूसरे के साथ टच ना हो, एक दूसरे को स्पर्श ना करें, फिर भी बल लगे। जैसे चुंबक में आपने देखा ये करके एक दूसरे से दूर होती हैं तब भी एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेती हैं, या एक दूसरे को एक दूसरे से दूर कर देती हैं। जब ये असमान ध्रुव होते हैं एक दूसरे को ये अपनी तरफ खींचती हैं, आकर्षित करती हैं। जब एक जैसे ध्रुव होते हैं, जैसे यहाँ ब्लू दिखाए हुए हैं ये, तो एक दूसरे को दूर धकेलती हैं, तो बिना टच हुए एक दूसरे के ऊपर बल लगा रही हैं। तो चुंबक में ये जो बल है ये असंपर्क बल है। तो ये चुंबकीय बल जो है ये असंपर्क बल का एक उदाहरण है। उसके बाद इसी तरह का एक उदाहरण यहाँ पर और दिया, स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल जो है इसमें क्या है, आपने ये करके भी देखा होगा, जैसे आप प्लास्टिक का स्केल लें, उसको अपने सिर पर बालों से रगड़ें और फिर उसके बाद उसको कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाएं, तो वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े स्केल से चिपक जाते हैं, टच किए बिना ही दूर से ही वो उसके तरफ खींचे चले आते हैं। तो ये जो बल है ये स्थिर वैद्युत बल है। उसी का एक उदाहरण यहाँ पर और दिया हुआ है, ये प्लास्टिक के स्ट्रॉ से। दो प्लास्टिक के स्ट्रॉ लेने हैं आपने, ये यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। एक स्ट्रॉ आपने इस तरह से लटका देना है धागे से किसी टेबल पर,
टेबल के नीचे, और दूसरे स्ट्रॉ को आपने अपने बालों से या कागज से रगड़ा हुआ रखना है और उसको उसके पास लेकर आना है। आप देखेंगे इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, ये खींच के आ रहा है उससे टच किए बिना, तो ये भी असंपर्क बल है। तो स्थिर वैद्युत बल जो है ये भी असंपर्क बल का एक उदाहरण है। उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण बल। हमारी धरती हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है। आप बॉल को ऊपर उछालें तो वो नीचे आ जाती है, कोई भी चीज आप ऊपर से छोड़ें वो नीचे आ जाती है जमीन की तरफ। तो ये बल जो है इसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये बल भी असंपर्क बल है, तो जमीन से बिना टच किए ही हम दूर से ही वो जमीन अपने आप उस वस्तु को खींच लेती है। इसे गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल कहते हैं। इसमें एक खास बात यहाँ ये भी दी हुई है, गुरुत्व बल जो है ये किसी सिर्फ पृथ्वी का नहीं है, ये विश्व में, दुनिया में या ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं चाहे छोटी हो बड़ी हो सबके ऊपर लगता है। हर एक के पास होता है ये बल, लेकिन जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही ये ज्यादा होगा बल। तो इस तरह से ये बल था सारा। बल में हमने देखा कि ये दिशा बदल सकता है, गति की अवस्था को बदल सकता है, चीज रुकी हुई है उसको चला सकता है, आकृति बदल सकता है। बल संपर्क और असंपर्क दो प्रकार के होते हैं। संपर्क में हमने पेशीय बल देखा और साथ ही हमने घर्षण बल देखा। असंपर्क बल में हमने चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल देखा। इसके बाद जो इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक था उस पे आ जाते हैं, वो है दाब। दाब भी आप जानते हैं, दबाव, किसी चीज को दबाना, तो वो दाब है। दाब भी बल के कारण ही होता है। जैसे आप यहाँ उदाहरण देख सकते हैं, आप कील ठोकते हैं हथौड़े से, तो कील पर क्या लग रहा है, दाब लग रहा है हथौड़े से, और कील से लकड़ी पर लग रहा है दाब, तो इसे हम दाब कहते हैं। अब ये दाब है क्या, किस तरह से हम इसे परिभाषित करेंगे, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो ये है ये बल ही, लेकिन कितनी जगह पर ये बल लगा है उसे हम दाब कहेंगे। तो प्रति एकांक या एक इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो दाब हम निकालेंगे कैसे, तो दाब बराबर होगा बल बटा क्षेत्रफल जिस पर वो लगा है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपके पास बल दिया हो, क्षेत्रफल दिया हो, भाग करना है आपने। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो इसे हम दाब कहते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगर अब क्षेत्रफल क्योंकि नीचे है, तो इसका मतलब है क्षेत्रफल अगर कम होगा तो दाब ज्यादा होगा, और क्षेत्रफल अगर ज्यादा होगा तो दाब कम होगा। अब यहां पर भी आप देख सकते हैं भारी बोझ उठाया कुली ने, तो इसके ऊपर भी दाब पड़ रहा है। तो ये सारा दाब की बात है। अब क्षेत्रफल की जो बात हम कर रहे थे उसको यहाँ कील पर देख सकते हैं कि कील का नीचे वाला सिरा जो है वो नुकीला होता है। क्यों नुकीला होता है, क्योंकि नुकीला होने से उसका क्षेत्रफल नीचे कम हो जाएगा जहां पर बल लगेगा लकड़ी पर, और नुकीला सिरा जो है लकड़ी पर, यहाँ पर बल जो लगाएगा जब हथौड़े से ऊपर से इस पर चोट पड़ेगी तो ये दाब ज्यादा लगाएगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम है, थोड़ी सी जगह पर ये टच हो रहा है। तो इस वजह से लकड़ी के अंदर आसानी से ये कील चली जाएगी। अगर कील आगे से मोटी बनाई जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा लकड़ी के साथ जो टच हो रहा है, और क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो फिर वो दाब कम हो जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम होता है, क्षेत्रफल घटने से दाब ज्यादा हो जाता है, उल्टा है। तो इस वजह से ये किया जाता है। उसके बाद है द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। दाब सिर्फ ठोसों के ऊपर ही नहीं है, द्रव और गैसों पर भी लगता है। द्रव और गैस भी लगाते हैं दाब, क्योंकि उनके भी वजन है, जिस भी चीज का भार है वो दाब लगाता है। तो उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो उसका एक यहाँ पर एक्टिविटी ये दी हुई है कि आप इस तरह से एक कोई ट्यूब ले सकते हैं, आप बॉटल को काट के बना सकते हैं, नीचे एक गुब्बारा बांध दीजिए। इसमें कम पानी लिया हुआ है, देखें आप इस लेवल तक, और इसमें ज़्यादा पानी लिया हुआ है। कम पानी लिया है तो उसका वजन कम है, भार कम है, तो इस वजह से उसका दाब भी कम लग रहा है, इसलिए गुब्बारा कम फूला है। इसमें ज़्यादा पानी लिया है तो उसका दाब ज़्यादा लग रहा है, इसलिए गुब्बारा ज़्यादा फूला है। तो ये दाब की वजह से है सब। अब वो दाब कितना है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर ज़्यादा है, उसकी अगर बात करें तो उसके लिए भी यहाँ पर ये एक्टिविटी है, इसको आप करके देख सकते हैं।
आप एक बॉटल लें, उसमें एक छेद करें और उसमें ये स्ट्रॉ, कोई पेन का आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई स्ट्रॉ लगा सकते हैं, उसको लगाएं और आगे ये बलून लगा दिया है और आप इसमें पानी भर दें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बलून फूल जाता है, गुब्बारा फूल जाता है। तो इसका मतलब है कि ये बर्तन जो भी होगा इसकी दीवार पर ये द्रव दाब लगाते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, द्रव बर्तनों की दीवारों पर दाब डालता है। साइड से यहाँ पर दाब लगा तभी तो ये गुब्बारे के अंदर पानी गया और वो फूल गया। अब वो दाब कहाँ पर कितना होगा उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है ये कि समान गहराई पर समान दाब होता है। अब आप एक बोतल लें, उसमें 3-4 छेद कर दें एक ही लेवल पर, एक ही लाइन में, ऐसे नहीं कि कोई ऊपर कोई नीचे, एक ही लाइन में जब आप छेद करेंगे और उसमें पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ छेद है वहाँ से पानी निकलना शुरू होगा और 4 छेद हैं तो चारों से आपका बराबर दूरी तक पानी जाएगा। कहीं से ऐसे नहीं होगा कि ज़्यादा स्पीड से निकल रहा है या ज़्यादा दूर तक पानी जा रहा है। इसका मतलब है कि सब तरफ बराबर दाब है, तो समान गहराई पर समान दाब डालते हैं द्रव। तो यही लिखा है यहाँ पर, द्रव जो है बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक एक्टिविटी दी नहीं है, उसे भी आप कर सकते हो कि गहराई बढ़ने के साथ साथ दाब बढ़ता भी जाता है। एक और आप बोतल ले सकते हैं और उसमें भी आप पानी भर लीजिए और उसमें 2 छेद करना, एक ऊपर एक नीचे। जो छेद नीचे की है वहाँ से ज़्यादा दूर तक पानी निकल रहा है और जो छेद ऊपर है वहाँ से कम दूरी तक जा रहा है। इसका मतलब है कि गहराई ज़्यादा है तो दाब ज़्यादा है, तभी वहाँ ज़्यादा बल से निकल रहा है पानी, और जब गहराई कम है तो वहाँ से दाब कम है, इसलिए कम दूरी तक जा रहा है पानी। तो इसे भी आप करके देख सकते हैं। उसके बाद है वायुमंडलीय दाब। जैसे हम द्रव की दाब की बात कर रहे हैं वैसे ही गैसों का भी दाब होता है, और उसमें वायुमंडलीय दाब का मतलब है हमारे चारों तरफ जो वायुमंडल है, हवा है, उसका भी दबाव होता है। तो हमारे चारों तरफ जो हवा है वो जो बल लगाती है एक एकांक क्षेत्रफल पर, उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और वो वायुमंडलीय दाब जो है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है, उसकी वजह से भी हम बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं। उसके भी कुछ उदाहरण हैं यहाँ पर, वो देख सकते हैं हम। तो उसका पहला ये उदाहरण दिया है इस तरह का, रबड़ का, आपने देखा होगा, शक्कर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में ये चूषक बोला है इसको। तो रबड़ का होता है, इसको जब दबाते हैं तो ये जिस भी सतह पर आप दबाओगे उसके साथ चिपक जाता है। तो क्यों चिपक जाता है? क्योंकि इसके अंदर की सारी हवा निकल जाती है बाहर, दबाने से इसके अंदर की सारी हवा बाहर निकल जाती है और ऊपर से जो हवा का दबाव है उसकी वजह से ये दबा रहता है। तो ये वायुमंडलीय दाब को देखने का एक तरीका हो सकता है। इसका एक आपने ये एक्टिविटी की भी होगी, लास्ट में चलते हैं तो ये वाली, तो ये एक्टिविटी हमने करके भी देखी थी, आपने सबने की होगी। तो इस तरह से हम अगर पानी का गिलास लें, उसमें ऊपर गत्ते से या कागज़ से उसको कवर करें और फिर उल्टा कर दें, नीचे वाला हाथ हटा दें, तब भी ये चिपका रहता है। तो क्यों चिपका रहता है? क्योंकि चारों तरफ हवा है और उस हवा के दबाव की वजह से ये इसको नीचे गिरने नहीं देता है। तो ये वायुमंडलीय दबाव है। उसके बाद यहाँ पर है कि ये वायुमंडलीय दबाव है तो है कितना। तो हम जानते हैं कि हमारे ऊपर कई किलोमीटर ऊपर तक चारों तरफ पृथ्वी पर वायु है, और ये वायु जो है ये इसका कुछ ना कुछ वजन भी है और इस वजह से ये दबाव भी डालती है। तो ये कितना है उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो वो इतना आता है। कितना आता है? अगर 15 बाय 15 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल हो, 15 सेंटीमीटर लंबा 15 सेंटीमीटर चौड़ा, इतना वर्ग लें तो उस क्षेत्रफल पर 225 किलोग्राम का वजन पड़ता है। 225 किलोग्राम का मतलब अगर हमारा सिर भी 15 बाय 15 का हो तो हमारे ऊपर 225 किलो वजन रखा हुआ है। 225 किलो वजन, और ये कोई कम वजन नहीं है, बहुत ज़्यादा वजन है, लेकिन फिर भी हमें महसूस नहीं होता है कि 225 किलो वजन हमारे ऊपर रखा हुआ है। क्यों नहीं महसूस होता है? क्योंकि इतना ही दबाव हमारे शरीर के अंदर भी होता है। तो शरीर के अंदर का दबाव और वायुमंडलीय दबाव दोनों बराबर हैं, तो इसलिए ये संतुलित रहता है, बैलेंस रहता है, तो हमें महसूस नहीं होता है। इसके अलावा जो हम अपने ऊपर बोझ रखते हैं वो महसूस होता है, क्योंकि वो हमारे अंदर के दबाव से, शरीर के अंदर के दबाव से ज़्यादा हो जाता है।
तो ये वायुमंडलीय दबाव का था। इसके बारे में एक ये एक्स्ट्रा यहाँ पर जानकारी और दी हुई है कि 17वीं शताब्दी में जर्मनी के वैज्ञानिक थे ऑटो वॉन गेरिक। उन्होंने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के लिए पंप का आविष्कार किया था। किसी भी बर्तन की हवा जो है वो बाहर निकाल सकते हैं उस पंप से। तो इस पंप की सहायता से उन्होंने वायुमंडलीय दबाव को दिखाने का प्रयास किया था। क्या किया उन्होंने, 2 आधे आधे गोले लिए इस तरह के धातु के बने हुए। एक एक का जो व्यास था वो 51 सेंटीमीटर था। उनको बीच से जोड़ दिया, चिपकाया नहीं, बस जोड़ा, और बीच की हवा सारी इसके अंदर जो थी, अंदर से खोखले थे ये, बीच की हवा सारी उसी पंप से निकाल ली। जब पंप से हवा निकाल ली तो अंदर कुछ भी दबाव नहीं रहा, अंदर दबाव बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन चारों तरफ से तो वायुमंडल है, तो वायुमंडल का दबाव पड़ रहा था, उस वजह से ये चिपक गए। अब इनको अलग करने के लिए उन्होंने दोनों तरफ से 8-8 घोड़े बांधे और उनको खींचने के लिए लगाया। लेकिन ये हवा का जो दबाव है, वायुमंडल का दबाव, ये इतना ज़्यादा था कि वो घोड़े उन गोलों को अलग नहीं कर पाए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो वायुमंडलीय दबाव है ये बहुत ज़्यादा है। हमें महसूस नहीं होता है क्योंकि हमारी बॉडी के साथ वो बैलेंस में है। हमारी बॉडी के अंदर का दबाव और बाहर का सब सेम है। तो इस तरह से ये हमने बल और दाब चैप्टर यहाँ पर पढ़ा। हमने क्या क्या सीखा यहाँ पर वो ये दिया हुआ है, या आप इसको पढ़ सकते हैं। बल क्या है, या परिभाषा भी आएगी तो उसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि बल क्या है। बल एक ऐसा धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है या बदलने की कोशिश करता है। स्थिति में परिवर्तन ला देता है या परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। ज़रूरी नहीं है बदल दे, बदलने की कोशिश भी कर सकते हैं। जैसे आप दीवार पर धक्का लगाएं, दीवार पर जोर लगाएं तो वो दीवार हिलेगी नहीं, लेकिन कोशिश तो की। तो इसलिए उसे हम बल कह सकते हैं। तो ये जब आप सारा सारांश यहाँ आपने क्या क्या सीखा ये पढ़ लेंगे, उसके बाद ये अभ्यास है, आप इसे करने की कोशिश करें, रफ नोटबुक में आप इसको करें, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।